हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 लेसन 6 दहन और ज्वाला। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है दहन क्या है, दाह पदार्थ क्या होते हैं और जलने के लिए यानी दहन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या फिर आग लगने के बाद हम किस प्रकार से दहन को या जली हुई चीज़ को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है, या हम आग पर नियंत्रण किस प्रकार से पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, साथ ही दहन के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आता है ज्वाला। ज्वाला क्या है? इस ज्वाला को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए और आपके घर में गैस तो होगी ही, तो उस गैस के बर्नर को जलाइए। गैस के बर्नर को जला के आप देखिए कि दोनों मोमबत्ती और गैस का बर्नर जब हम जलाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। दोनों की लौ में कोई अंतर आपको दिखाई देता है? जो गैस का बर्नर जलता है उसकी लौ देखिए आप कैसी दिखाई देती है, आपको नीले रंग की ज्वाला के साथ आपको जलती हुई दिखाई देती है। जबकि जो मोमबत्ती की लौ है आपको कैसी दिखाई दे रही है? हल्के पीले से रंग की, पीले लाल से रंग की दिखाई देती है। ये सामान्य सा प्रयोग आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ घर में आपके लालटेन हो जो कि मिट्टी के तेल से जलती है, तो उस लालटेन को आप जला के देखिए तो तीनों की जो ज्वाला जलती है उनमें तीनों में आपको अंतर दिखाई देता है। अगर लैब के अंदर हो तो हम बुनसन बर्नर भी जला के देख सकते हैं, क्योंकि बुनसन बर्नर हमारे गैस की तरह लौ से गैस से जलता है, इसलिए उसकी ज्वाला आपको कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की, जो कि आपने अभी गैस के बर्नर की ज्वाला को देखा है। तो इस प्रकार से हमको क्या अलग अलग प्रकार की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। उन ज्वालाओं के लिए आप उनको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अलग अलग ज्वाला किस प्रकार से अलग अलग कलर की और कैसी दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ साथ हम एक और सारणी बना सकते हैं। हम उनमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ जलाकर देखते हैं कि कौन सा पदार्थ ज्वाला देता है और कौन सा पदार्थ ज्वाला नहीं देता। जैसे मोमबत्ती हमने जलाई तो आपको क्या है? ज्वाला देती है वो। मैग्नीशियम रिबन का हम प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो वो ज्वाला देता है। कपूर को हम जलाते हैं तो भी आपने देखा कि वो सफ़ेद रंग की चमक के साथ, सफ़ेद पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। मिट्टी के तेल का स्टोव भी आपने देखा कि वो ज्वाला देता है। लेकिन लकड़ी का कोयला अगर आप जलाते हैं तो वो ज्वाला नहीं देता है, धुएं के साथ वो जलता है। उसके साथ अगर आप मिट्टी का तेल या कुछ डालेंगे तो उसके अंदर ज्वाला आती है, अन्यथा लकड़ी का कोयला ज्वाला नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग पदार्थ ज्वाला देते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो ज्वाला नहीं देते हैं। अभी इसी चीज़ को और समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आप एक मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती जब आप उसको जलाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कांच की नली लेंगे। जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, आप एक पतली कांच की नली लेंगे और उस कांच की नली को हम जो अकंपित ज्वाला है, यानी जो ज्वाला आपकी हिल नहीं रही है, उसके अदीप्त क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराएंगे। यानी जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको प्रवेश कराएंगे और उसका जो दूसरा सिरा होगा, जब बीच में प्रवेश करा दिया तो उसके दूसरे सिरे से उसमें आपको कुछ गैस से निकलती दिखाई देगी। तो उस गैस को आप क्या करेंगे, उस गैस के पास आप माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भी क्या है, एक हल्की सी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो और ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर आपकी जो मोमबत्ती जल रही है उस किनारे पे देखिए कि जहाँ पर मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, वहाँ का मोम जल्दी पिघलता है वनस्पत के किनारों के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दहन के समय जो भी पदार्थ जलता है वो क्या होता है, वाष्पित होता है और उसके कारण क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। जिसके कारण आपने देखा कि इस कांच की नली से जो हल्की सी वाष्प निकल रही थी, उस वाष्प को अगर हमने माचिस की तिल्ली से जलाया तो वाष्प वो जलने लगती है। इसी प्रकार से अगर मिट्टी का तेल या पिघली हुई मोमबत्ती होती है तो उसके साथ साथ हमें पता है कि वाष्प ऊपर उठती है और यह जो वाष्प ऊपर उठती है दहन के समय वाष्पित होकर क्या करती है, ज्वाला का निर्माण करती है। जिसका अपन ने सिंपल सा उदाहरण देखा कि कांच की नली के दूसरे सिरे पर भी आग जलने
लगती है। जबकि अगर हमने लकड़ी का कोयला, जो भी हमने देखा था, लकड़ी का कोयला स्वतः ज्वाला का निर्माण नहीं करता है, इसलिए वो कोई ज्वाला नहीं देता। हाँ, उसके ऊपर अगर हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो वो लकड़ी का कोयला जलने लगता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मोमबत्ती की ज्वाला जैसे स्थिर है, उसी के बाद हम एक और प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब मोमबत्ती की ज्वाला बिल्कुल सीधी जल रही है, उस समय हम क्या करेंगे, एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड को उस के ऊपर रखेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कुछ सेकंड के लिए ही रखेंगे, जैसे 5 से 10 सेकंड के लिए हम उसे सिंडासी से पकड़ के रखेंगे और फिर उसको हम हटा देंगे। तो हटाने पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर एक काला सा धब्बा सा बन गया है। उस कांच की स्लाइड पर एक गोल काला धब्बा या वलय बन गया है, जो किसके कारण बना है, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पर आपने कांच की स्लाइड रखी थी, वहाँ पर बिना जले कार्बन के कण होते हैं, जो कि इस स्लाइड के ऊपर जम गए हैं, इसलिए हमें वो काला धब्बा हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक पतला तांबे का लंबा पतला तार लेंगे और उसको लगभग 30 सेकंड तक हम ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र, यानी सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में पकड़कर रखेंगे। आप देखेंगे क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो तार पकड़ा है आपने वो एकदम लाल रंग का हो जाएगा, यानी बहुत गर्म होके बिल्कुल लाल रंग में चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ज्वाला का जो ये अदीप्त क्षेत्र है, सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का ताप सबसे ज़्यादा होता है, सबसे गर्म होता है, इसलिए तुरंत उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इसकी वनिस्पत अगर आपने ये तांबे का तार नीचे या बीच में रखा होता तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, जितना कि वो ऊपर की साइड, यानी सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है, उसमें अगर रखेंगे हम, जहाँ पे आपको हल्की सी नीली आभा दिखाई देगी, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब सोने चांदी का जो काम करते हैं, जो सुनार होता है, उसको आपने देखा होगा कि वो पतली फूंकनी से किसी भी सोने चांदी को जब पिघलाते हैं, तो वो फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस हिस्से के ऊपर डालता है, जिससे क्या होता है कि वो जो सोना चांदी होता है वो तुरंत पिघलने लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है। इस प्रकार से हम ज्वाला के विभिन्न हिस्से को देख सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती की जो ज्वाला आपको दिखाई देती है, तो जो सबसे बाहर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हल्के से पर्पल कलर की, हल्के से ब्लू कलर की जो शेड आ रहा है, वो क्या है, पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र होता है, लगभग नीले से कलर का होता है, और यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है हल्का लाइट ऑरेंज या हल्के से पीले रंग का भाग, वो क्या होता है, कम गर्म भाग होता है, जो कि अंदर की साइड होता है। और जहाँ पे आपकी मोमबत्ती की जो धागा होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला भाग होता है, वो पीले रंग का सा दिखाई देता है, जो कि आंशिक दहन वाला भाग होता है, पीले रंग का होता है। और उसके बाद जो ये पोर्शन जो होता है, वो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। और उसके बाद जो डोरी या जो धागा होता है, वो क्या होता है, बिना जली हुई मोमबत्ती का होता है और सबसे अंदर वाला भाग होता है। और ये क्या होता है, इसका ताप भी सबसे गर्म होता है। जबकि हम क्या सोचते हैं कि हम अगर जहाँ से मोमबत्ती जलाते हैं उस धागे को, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वहाँ से जलाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पोर्शन सबसे कम गर्म भाग होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि फट से मोमबत्ती को तुरंत धागे को पकड़ के बुझा देते हैं। अगर वो ऊपर से बुझाने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा होगा ऊपर आपको लौ ज़्यादा लगती है, लेकिन एकदम धागे को बुझाते हैं तो फट से बुझा देते हैं, आपका हाथ भी नहीं जलता है। ये आपको करके नहीं देखना है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया मैंने। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग फट से धागा पकड़ के मोमबत्ती को बुझा देते हैं, क्योंकि वो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है, जिसकी निस्बत की लौ वाला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जिसका आप सुनार को एक्सपेरिमेंट करते हुए भी देखा होगा कि सुनार किस तरह से सोने चांदी को भी उस लौ के उस भाग से तुरंत गर्म कर लेते हैं या पिघला देते हैं। अब प्रश्न आता है, ईंधन क्या होता है। ईंधन आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास या हम घरों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, ईंधन। हम इनको किस रूप में जानते हैं, ईंधन के रूप में। और सबसे अच्छा ईंधन किसे कहेंगे, जो हमें क्या करे, आसानी से उपलब्ध हो जाए, साथ में सस्ता भी होना चाहिए,
या वायु में सामान्य दर से आसानी से जले, कि अगर हमको वायु के अंदर जलाना है तो वो आसानी से जल दे। जैसे कोयला है, उसको जलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। गोबर के कंडे उपले होते हैं, उनके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मिट्टी का तेल या कागज कुछ डाल के तब आप जलाते हैं तो आसानी से जलता है, अन्यथा नहीं जलता है। इसकी जगह अगर CNG LPG है तो तुरंत आप जैसे ही माचिस की तीली लगाते हैं वो तुरंत जल जाता है। और साथ ही जलने के बाद वो अवांछनीय पदार्थ यानी कि पर्यावरण प्रदूषण करने वाले पदार्थों को नहीं छोड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? सबसे अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन कहते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो कोई भी ऐसा ईंधन नहीं होता जिसे हम आदर्श ईंधन कहें, क्योंकि हर पदार्थ जो जलता है कुछ ना कुछ क्या छोड़ता है? अपशिष्ट छोड़ता ही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के ईंधन अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं। इसलिए हम सामान्य रूप से तो इसे आदर्श ईंधन नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा ईंधन जरूर कह सकते हैं। इस प्रकार से जो ईंधन है, तो अगर हम अच्छे ईंधन की बात करें तो सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होगा? जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो सस्ता हो तथा वायु में सामान्य ताप पर आसानी से जो जल सके, उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा ईंधन कहेंगे। और ईंधन के बारे में आपको पता ही है कि ईंधन ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस ईंधन की बात करें तो ठोस ईंधन क्या होगा? जैसे कि कोयला हुआ, लकड़ी हुई, गोबर के उपले हुए, ये सब क्या है? ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन की बात करें तो मिट्टी का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये द्रव ईंधन के रूप में है। गैसीय ईंधन के रूप में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस, LPG, CNG, ये सब क्या है? गैसीय ईंधन के रूप में आते हैं। अब बात आती है ईंधन की दक्षता। हमने ईंधन तो देख लिया कि हमारे पास तीनों प्रकार के ईंधन होते हैं, ठोस, द्रव, गैसीय ईंधन होते हैं, लेकिन इनकी दक्षता क्या है? इनका क्या मान है? हम किस प्रकार से इन ईंधनों को मानेंगे कि ये सबसे अच्छा ईंधन है? उसके लिए हमारे पास क्या मानक रहेंगे? अगर हम देखें तो गोबर के उपले, कोयला और LPG, इन चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम तीनों चीज को जलाकर देखेंगे और पानी की एक निश्चित मात्रा, यानी कि जैसे माना हमने 1 लीटर पानी है, उसको हमें गर्म करना है और हम अलग अलग जगह गोबर के उपलों के ऊपर, कोयले के ऊपर और LPG यानी अपनी गैस को जलाकर हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? आप कौन सी वाला जो ईंधन है उसके ऊपर पानी जल्दी गर्म होगा? आप देखोगे कि LPG वाला पानी सबसे जल्दी और कम समय के अंदर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जबकि कोयले और गोबर के उपलों को तो जलाने में ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद उनको जलाने के लिए भी आपको ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। गोबर के उपले भी ज़्यादा जलाने पड़ेंगे, कोयला भी ज़्यादा जलाना पड़ेगा। जबकि LPG आप देखोगे कम समय में और थोड़ी सी मात्रा के अंदर आपका जो पानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो अपने मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं, पर हमें सावधानी रखनी है कि आग इत्यादि नहीं लगे। तो इस प्रकार से अगर अपन ऊष्मीय मान की बात करें कि जो हमने अलग अलग प्रकार के जो ये ईंधन जलाए, तो उसके अंदर किसके अंदर कितनी ऊष्मा है, तो किसी भी ईंधन के जो 1 किलोग्राम अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके पूर्ण जलने से जो पूरी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वह उसका क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। इसलिए ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसे हम किस में नापते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी KJ पर KG मानते हैं। यानी अगर हमको किसी भी प्रकार के ईंधन का, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसका मान निकालना है, ऊष्मीय मान निकालना है, तो हम किलो जूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण जैसे हमको यहाँ दे रखे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ईंधन हैं उनके ऊष्मीय मान कैसे होते हैं। जैसे गोबर के उपले की अगर हम बात करें तो गोबर के उपले का ऊष्मीय मान होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये हम 1 किलोग्राम, सभी का 1 किलोग्राम में कितनी ऊष्मा होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के अंदर 17000 से 22000 किलो जूल ऊर्जा होती है। ऊष्मीय मान होता है 1 किलोग्राम के अंदर। इसी के साथ साथ अगर कोयले की बात करें तो 25000 से 33000 के आसपास होती है। पेट्रोल की 45000, मिट्टी के तेल की 45000 किलो जूल होती है प्रति किलोग्राम। डीजल की भी 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मेथेन, CNG, इनकी 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। LPG की 55000 किलो जूल
प्रति किलोग्राम। जैव गैस की होती है 35,000 से 40,000 किलोग्राम प्रति किलो जूल, और हाइड्रोजन की होती है 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो अगर इस हिसाब से हम ईंधन के रूप में देखें तो सबसे अच्छा ईंधन क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद आ जाता है एलपीजी, क्योंकि इसके अंदर भी ऊष्मा कितनी होती है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और सबसे कम किसके अंदर होती है, गोबर के उपलों की होती है 6,000 से 8,000 किलो जूल। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा ईंधन किस रूप में हम यूज कर सकते हैं, एलपीजी और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम जनरली अपने ये इसमें रॉकेट्स इत्यादि में या फैक्ट्रीज आदि में हम जो नाभिकीय आपकी भट्टी इत्यादि होती है उसमें यूज़ करते हैं, और एलपीजी हम रूटीन ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि जब कोई भी चीज़ है जो जलती है, ईंधन है, यानी हम उसको दहन करते हैं और दहन के पश्चात ही हमें उससे ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जो ईंधन का दहन होता है तो उससे कौन कौन से हानिकारक पदार्थ प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसके जलने से विभिन्न प्रकार के कार्बन के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह से अनेक हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है और जिससे श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण के ऊपर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। इसी प्रकार से ईंधनों के जो अपूर्ण दहन, यानी अगर पूर्ण रूप से कोई चीज़ नहीं जलती है तो हम उससे क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और यह हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली गैस होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कहीं भी बंद कमरा हो उसमें कोयला जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि ठंड के सीज़न में वो कमरे में कोयला जला के या लकड़ी जला के सो रहे थे और वो सोते ही रह गए, उनकी डेथ हो गई, क्योंकि बंद कमरे के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि कोयला या लकड़ी जो भी जलेगा तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वो जलने के लिए ले लेते हैं और वहाँ रहने वाला व्यक्ति भी क्या ले लेगा, ऑक्सीजन गैस ले लेगा। तो उस कमरे के अंदर क्या है, श्वसन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई और जो जल रहा है उससे भी क्या उत्पन्न हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और धीरे धीरे उस कमरे के अंदर क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पड़ जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति सो रहे होते हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए और ना ही वहां पर सोते समय हमें कोयला या लकड़ी को जलाना चाहिए। इसी प्रकार से अधिकांश ईंधन के दहन से क्या होता है, हमें पता है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वातावरण के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा हो जाती है तो उससे विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बन जाती है। क्योंकि हमें पता है कि तापमान वृद्धि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण हमारे विश्व के अंदर लगातार बढ़ रही है। और इस विश्व उष्णन के कारण जो हिमनद हैं यानी जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं, जिससे कि जो हमारे समुद्र हैं, जो महासागर हैं, उनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्रों के तटीय क्षेत्र हैं, वो पानी के अंदर डूबने लगे हैं और हो सकता है भविष्य में वो पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएं। इसलिए हमें विश्व उष्णन को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ साथ हमें पता है कोयला और डीजल इत्यादि जब जलते हैं तो इनके जलने से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके कारण क्या होता है, साथ साथ पेट्रोल होता है उससे भी नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, वर्षा के जल में घुल जाते हैं और कहते हैं अम्ल बनाते हैं, और इससे ऐसी वर्षा जिसके अंदर अम्ल की बारिश होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। और यह अम्लीय वर्षा जो होती है फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस अम्ल वर्षा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। ऐसी अम्लीय वर्षा जिसके अंदर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि पानी के साथ घुलकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं, वो क्या कहलाती है, अम्लीय
वर्षा कहलाती है। इसीलिए हम आजकल क्या करते हैं, मोटर वाहनों के अंदर भी पेट्रोल डीजल की जगह हम क्या यूज़ करने लगे हैं, सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का भी उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि जो सीएनजी होती है उसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन कम मात्रा में उत्पादन तो होता है, लेकिन वनिस्पत पेट्रोल और डीजल की वनिस्पत इसके अंदर इनके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में होता है। इसलिए हम सीएनजी को क्या कह सकते हैं, ये स्वच्छ ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं और पेट्रोल डीजल की जगह हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसीलिए हम अब कह सकते हैं कि हमने दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से दहन होता है, ज्वाला होती है, और इन दहन और ज्वाला से किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। तो इनको हमें कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दहन की प्रक्रिया को कम करना चाहिए और हमें स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी, सीएनजी का उपयोग करना चाहिए।